हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा ऑटोप्सी का सेकंड लेक्चर है जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे रूल्स टू कंडक्ट ऑटोप्सी, प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी एंड द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दैट बेसिकली यूज इन द केस ऑफ ऑटोप्सी। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑटोप्सी क्या होती है, साथ के साथ ही मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोप्सी को डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज प्रोसीजर ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि ऑटोप्सी क्या होती है और मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या होती है। इनको ब्रीफ में मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए कि आपके सामने क्या है, एक डेड बॉडी है। जब आप उस डेड बॉडी का सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं या उस डेड बॉडी की सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं। ओके, अब डेड बॉडी की क्या स्टडी कर सकते हैं, आप डेड बॉडी के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि उस पर्सन की जो डेथ हुई थी वो किस रीजन से हुई थी, यानी उस पर्सन की डेथ का रीजन क्या था, कॉज ऑफ डेथ क्या था। साथ ही साथ अगर डेथ नेचुरल डेथ थी या फिर अननेचुरल डेथ थी, ये भी हमें पता करना है कि जो पर्सन की डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है। अगर वो अननेचुरल डेथ है तो वो एक सुसाइड है, वो एक एक्सीडेंट है या फिर वो एक मर्डर है। ये सारी चीजें कंक्लूड करना, इस सारी चीजों की स्टडी करना डेड बॉडी से क्या कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है। अब मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या है, अगर अननेचुरल डेथ का केस है, अगर हम तब ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिको लीगल ऑटोप्सी बोलते हैं। तो अगर किसी पर्सन की डेथ अननेचुरल रीजंस लाइक एक्सीडेंट, लाइक मर्डर, लाइक सुसाइड, इस तरीके से हुई है, अगर आप उस पर्सन की ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं तो उसको मेडिको लीगल ऑटोप्सी कहते हैं। हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमनली मेडिको लीगल ऑटोप्सी ही परफॉर्म की जाती है, इसलिए आज जो प्रोसीजर हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेडिको लीगल ऑटोप्सी का होगा। इस पूरे प्रोसीजर को मैंने एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है ताकि आप इसको इजीली क्या कर सकें, रिटेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी। तो प्रोसीजर में सबसे पहली चीज हमें पता करनी है कि हमें ऑटोप्सी कहां करनी है, लोकेशन ऑफ। ठीक है, तो हम ऑटोप्सी जो परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली ऑथराइज्ड सेंटर में की जाती है। ऑटोप्सी बेसिकली कहां परफॉर्म की जाती है, ऑथराइज्ड सेंटर में परफॉर्म की जाती है, जिसको आप यूजुअली मॉर्चुरी बोलते हो। लेकिन सर्टेन रेयर केसेस में जो आपकी ऑटोप्सी है वो क्राइम सीन पे या जहां पे आपकी जो डेड बॉडी थी, आपकी नहीं मतलब जो पर्सन खत्म हुआ है या जिसकी डेथ हुई है उसकी जो डेड बॉडी थी जहां दफन की गई थी वहां पे जाके भी ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है। तो मैंने क्या बताया आपको, यूजुअली तो ऑथराइज सेंटर यानी मॉर्चुरी में ऑटोप्सी होती है, बट कुछ रेयर केसेस में क्राइम साइट पे या जहां पे डेड बॉडी बरी की गई थी वहां पे जाके भी ऑटोप्सी परफॉर्म की जा सकती है। वो कौन से केसेस होते हैं, मान लीजिए अगर जो डेड बॉडी है वो एडवांस लेवल पे जाके क्या हो चुकी है, डिकम्पोज हो चुकी है, तो हम उस डेड बॉडी की साइड पे जाके ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे। या कुछ ऐसा केस है जहां पे किसी क्राइम को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की है, यानी मर्डर करके उसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई है, तो उस केसेस में भी ये कंक्लूड करने के लिए कि रियलिटी चेक कंक्लूड करने के लिए क्राइम सीन पे जाके हम क्या कर सकते हैं, ऑटोप्सी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज अबाउट द लोकेशन। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर किया कि ऑटोप्सी की लोकेशन क्या रहेगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी एंड द ऑथराइजेशन फॉर ऑटोप्सी। तो अगर आपने लोकेशन डिसाइड हो गई, अब आप उस डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना चाहोगे कि ये किसकी डेड बॉडी है, तो इसके लिए जो डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होगा वो या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा या फिर पुलिस ऑफिसर जैसा ही कोई ऑथराइज्ड पर्सन लाइक मजिस्ट्रेट क्या दे आपको आइडेंटिफिकेशन करवाए। ठीक है, तो आप अगर आप ऑटोप्सी सर्जन है तो ऑटोप्सी सर्जन के सामने उस डिकीज्ड का डेड बॉडी का क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, जिसको या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या अदर ऑथराइज्ड पर्सन लाइक मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ टू रिलेटिव्स ऑफ डेड पर्सन, इनका भी हमें क्या करना है, इनके थ्रू भी हमें क्या कराना है, आइडेंटिफिकेशन कराना है। किसके सामने, उस ऑटोप्सी सर्जन के सामने जो ऑटोप्सी करने वाला है। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑथराइजेशन, कि अब ऑटोप्सी करनी है इस पर्सन की, इस चीज का ऑथराइजेशन, इस चीज की परमिशन। तो अगर मेडिको लीगल ऑटोप्सी है जो अननेचुरल डेथ के केस में परफॉर्म की जाती है तो उस केस में जो ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया जाता है वो या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो कि अननेचुरल डेथ के केस में परफॉर्म की जाती है उस केस में रिलेटिव्स का कंसर्न लेना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आपको कंसर्न या फिर आपको जो परमिशन लेनी है वो या तो पुलिस से मिलेगी या फिर मजिस्ट्रेट से मिलेगी। ओके, एक बार आपने ऑथराइजेशन भी ले ली, अब आप ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे। तो ऑटोप्सी जब परफॉर्म करेंगे तो टू मेन एग्जामिनेशन होते हैं, वन इज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड अदर इज इंटरनल एग्जामिनेशन। तो थर्ड स्टेप इज अवर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो आपके सामने जो डेड बॉडी है आप उसका क्या करेंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं वो आप देखेंगे। तो आपके सामने डेड बॉडी है तो अब आप करेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जिसमें आप देखेंगे उस पर्सन की लेंथ, वेट, जेंडर एटसेट्रा, आप ये सारी चीजें उसकी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इन सब सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेड करे हुए। तो इन बेसिक चीजों के बाद हम आएंगे कि उस पर्सन की क्लॉथिंग के ऊपर, ये सारा हम कहां डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में।
उस पर्सन की क्लॉथिंग चेक करेंगे, कपड़े चेक करेंगे, उस पर्सन की ज्वेलरी चेक करेंगे कि उसने मरने से पहले क्या ज्वेलरी पहनी थी, अभी वो ज्वेलरी उसके पास है कि नहीं, उसकी पॉकेट एंड पेपर्स चेक करेंगे, उसका पर्स चेक करेंगे, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट रखे हैं उनको चेक करेंगे। जब हम उस पर्सन की क्लॉथिंग को चेक कर रहे होंगे, कपड़ों को चेक कर रहे होंगे, तो वहां पे जो अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम उसको भी कलेक्ट करेंगे। एविडेंस लाइक अगर मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया है, तो मर्डर के दौरान मान लीजिए अगर उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी, तो जो मर्डरर था उसका कोई भी कंटेंट लाइक उसका हेयर्स, उसकी स्किन सेल्स अगर मान लीजिए इस विक्टिम की बॉडी पे आई हैं, तो उनको हम एज अ एविडेंस क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि ये हमें लीगल प्रोसीजर्स में हमारे काम आ सके। ठीक है, तो आपने क्लॉथिंग चेक कर ली और बेसिक डिटेल्स आपने नोट डाउन कर ली। अब आप उस पर्सन की बॉडी का क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। उस बॉडी के हेड से लेकर टू तक, ठीक है, सर से लेकर पांव तक क्या करेंगे, आप उस बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे और उसकी फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दोनों साइड से पूरी बॉडी का बहुत ही केयरफुली क्या करेंगे, आप एग्जामिनेशन करेंगे। और जब आप एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, जब आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, तब आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए ऑन द एक्सटर्नल इंजरी, कि उस पर्सन की बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी तो नहीं है। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंजरी अगर आपको कोई मिलती है, कहीं कट लगा हुआ मिलता है, कहीं बुलेट का निशान मिलता है, हाथ कटा हुआ मिलता है, पैर कटा हुआ मिलता है, जो भी आपको उसमें इंजरी आपको देखने को मिलती है, आप उसको नोट डाउन करेंगे। साथ साथ आप सारी चीजें उस इंजरी के बारे में नोट डाउन करेंगे, लाइक जो इंजरी थी उसका टाइप क्या था, उसका नेचर क्या था, उसका शेप एंड साइज क्या था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नोट डाउन करेंगे। तो एक बार आपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर ली, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करेंगे किस पे, इंटरनल एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के बाद अब नेक्स्ट क्या रहेगा, इंटरनल एग्जामिनेशन। तो जब भी हम किसी भी बॉडी का इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो बॉडी को कट करते हैं और कट करने के बाद हम अपनी रूटीन एग्जामिनेशन सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। किसी भी मेडिको लीगल ऑटोप्सी का जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन में जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उस पर्सन की जो 3 मेन कैविटीज हैं, सर्वाइकल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, इन तीनों कैविटी को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और अपना एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जो रूटीन मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती हैं, जो नॉर्मली परफॉर्म की जाती हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी, उनमें जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है, इन द इंटरनल एग्जामिनेशन हम 3 कैविटीज का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, सर्वाइकल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन मान लीजिए अगर आप यहां से कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं और कोई रेयर केसेस है, स्ट्रेंगुलेशन का केस है और आप उसको क्लियर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल डाइसेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशल डाइसेक्शन में क्या आता है, लाइक आप नेक का डाइसेक्शन कर रहे हैं, लाइक आप स्पाइनल कॉर्ड को रिमूव करके कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या फिर आप उसकी वर्टिब्रल आर्टरी को इवैल्यूएशन कर रहे हैं, या फिर आप सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर फ्रैक्चर चेक कर रहे हैं कि गला दबाया है या अगर स्ट्रेंगुलेशन हुआ है तो फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं सर्वाइकल वर्टिब्री में। ओके, तो रूटीन एग्जामिनेशन में हमारे जो 3 मेजर कैविटी होती हैं उनको एग्जामिन करते हैं। स्पेशल डाइसेक्शन में हम अदर डाइसेक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन के हेल्प से हम मेजरिटी या फिर मेजरली ये पता कर लेते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन के हेल्प से हम एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं एंसिलरी प्रोसीजर्स। क्या बोलते हैं, एंसिलरी प्रोसीजर्स। सो एंसिलरी प्रोसीजर्स आर बेसिकली एडिशनल प्रोसीजर्स टू कंप्लीमेंट द मेन प्रोसीजर। तो हमारे मेन प्रोसीजर थे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन, बट इनसे हम फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे थे, तो इसलिए हमने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए जिनको हम बोल रहे हैं एंसिलरी प्रोसीजर। एंसिलरी प्रोसीजर में क्या क्या हम करते हैं, हिस्टोलॉजी परफॉर्म करते हैं, यानी हम उसकी टिश्यू की स्टडी करते हैं और जो भी डेड बॉडी है उसके टिश्यूज की स्टडी करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी करते हैं कि उस पर्सन की ने कोई पॉइजन कंज्यूम तो नहीं किया है या उसको कोई पॉइजन कंज्यूम तो नहीं कराया गया है। ठीक है, हम उसकी सीरोलॉजी की भी स्टडी करते हैं, लाइक हम उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सीरम है या उसकी बॉडी में जितने भी ब्लड्स हैं उनके टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ हम माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे लैब एग्जामिनेशन होते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो भी करते हैं कि कहीं इस पर्सन की डेथ किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंजेक्शन या फिर इनएक्यूलेशन से तो नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट कॉज पे डेथ के पहुंच सकें। तो अगर आप ये सारी चीजें करके एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पे पहुंच जाते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में अगर आपने जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया है, जो भी आपने इंटरनल एग्जामिनेशन की है, या आपने जो भी एंसिलरी प्रोसीजर किए हैं, इन सारी चीजों का जो डेटा है वो आप एक जगह नोट डाउन करोगे, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और फिर उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, ऑटोप्सी रिपोर्ट में कन्वर्ट करोगे। तो वो क्या होगी, आपकी ऑटोप्सी रिपोर्ट होगी। तो दिस वाज बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी जो हमने आपको अभी बताया। इसको मैं आपको इसके सारे स्टेप्स को एक बार मैं आपको कंक्लूड करूं तो आप यहां देख सकते हैं, पहला क्या था हमारा, ऑथराइज्ड सेंटर। ठीक है, कि ऑटोप्सी कहां परफॉर्म होगी। सेकंड,
फिर हमने उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमने उसका ऑथराइजेशन लिया ऑटोप्सी के लिए, देन हमने उसकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की, देन इंटरनल एग्जामिनेशन की। अगर हमें तभी भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे तो हम क्या करेंगे, एंसिलरी प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और ऑटोप्सी रिपोर्ट कंक्लूड करेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ऑटोप्सी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द रूल्स फॉर द ऑटोप्सी, कि ऑटोप्सी के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स टू कंडक्ट ऑटोप्सी। अगर आप ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या क्या रूल्स आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले रूल तो यही रहेगा कि आप ऑथराइजेशन लें। अगर आप ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी डेड बॉडी की तो उसके लिए आप ऑथराइजेशन लें। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मेडिको लीगल ऑटोप्सी है, यानी कि किसी पर्सन की डेथ जो हुई है वो अननेचुरल कॉज से हुई है, लाइक एक्सीडेंट है, मर्डर है या फिर सुसाइड है, तो अगर उस पर्सन की ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे हैं जिसको मेडिको लीगल ऑटोप्सी बोलते हैं, तो वहां आपको ऑटोप्सी करने की जो परमिशन है वो या तो पुलिस से लेनी पड़ेगी या मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी पर्सन की डेथ नेचुरल कॉज से हुई है, नेचुरल रीजन है डेथ का, मतलब नेचुरली डेथ हुई है, और अगर आप जो ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे हैं वो अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए कर रहे हैं, पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल रीजंस की वजह से कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ऑटोप्सी करने के लिए वो रिलेटिव से लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। इन दोनों तरीके से आप क्या करेंगे, ऑथराइजेशन ले लेंगे। अब आपने ऑथराइजेशन आपको मिल गया तो अब आप एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी कि ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे। तो ऑटोप्सी जो परफॉर्म की जाएगी वो या तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा की जाएगी या फिर आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प से की जाएगी। इन दोनों को ही अलाउंस होती है ऑटोप्सी परफॉर्म करने की। यूजुअली तौर पे ऑटोप्सी में कितने सर्जन्स होंगे, कितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, ये डिपेंड करता है केस के ऊपर। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं मिनिमम बताऊं तो कम से कम एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना कंपलसरी है किसी भी ऑटोप्सी को परफॉर्म करने के लिए। बाकी ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर सपोज करिए कोई ऐसी फीमेल है जिसकी डेथ जलने से हुई है या फिर अदर सस्पिशियस रीजन से हुई है और उसकी डेथ उसकी शादी के विद इन 7 ईयर हुई है, तो इसके लिए अगर आपको ऑटोप्सी परफॉर्म करनी है तो एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना जरूरी है। सो इट डिपेंड अपॉन केस टू केस। अगर मान लीजिए कस्टोडियल डेथ का केस है, यानी पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई है या डेथ ऑपरेशन टेबल पे हुई है डॉक्टर के, या फिर मान लीजिए सेकंड ऑटोप्सी है, एक बार ऑटोप्सी हो चुकी है, दूसरी बार ऑटोप्सी फिर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सारे केसेस में क्या किया जाता है, डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया जाता है ऑटोप्सी परफॉर्म करने के लिए। उस पैनल में और नंबर ऑफ डॉक्टर रखे जाते हैं ताकि एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। नेक्स्ट, ऑटोप्सी जो कंडक्ट की जानी है वो ऑथराइज्ड सेंटर में कंडक्ट की जानी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रेयर केस है तो वहां पे जहां साइट होती है, क्राइम साइट होती है या फिर जहां बॉडी बरी की जाती है, वहां पे भी जाके ऑटोप्सी परफॉर्म की जा सकती है इन द केस ऑफ एडवांस डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडी। तो उस केस में क्या होता है कि जहां पे डेड बॉडी दफनाई गई थी वहां पे जाके हम ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑटोप्सी परफॉर्म करने से पहले हम बॉडी को किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप बॉडी को ऑटोप्सी होने से पहले प्रिजर्वेटिव में रख देते हैं तो उस बॉडी से रिलेटेड जो हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने हैं वो क्लियरली नहीं हो पाते हैं। तो जब तक ऑटोप्सी नहीं होती तब तक उस बॉडी को किसी भी तरह के किसी भी प्रिजर्वेटिव में नहीं रखा जाएगा। और क्या रूल्स होते हैं ऑटोप्सी से रिलेटेड, सुनिएगा कि जब ऑटोप्सी जो भी कंडक्ट की जाएगी वो डे लाइट में कंडक्ट की जाएगी। नाइट में कोई भी ऑटोप्सी कंडक्ट नहीं होगी। ऑटोप्सी हमेशा 5 बजे से पहले कंडक्ट होगी, क्योंकि नाइट में अगर हम पोस्टमार्टम स्टेनिंग यूज करेंगे, जो स्टेन यूज करते हैं एग्जामिनेशन के लिए पोस्टमार्टम स्टेनिंग यूज करते हैं, वो आर्टिफिशियल लाइट में क्लियरली विजिबल नहीं होती। इसलिए जो भी ऑटोप्सी हम परफॉर्म करेंगे वो डे लाइट में करेंगे, बिफोर 5 PM करेंगे। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए आपको बॉडी मॉर्चरी में नाइट में रिसीव हुई है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उस जो डेड बॉडी आपने ऑब्टेन की है तो उसका एग्जैक्ट टाइम ऑफ ऑब्टेन और वो डेट और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे सबसे पहले आप। ठीक है, यानी उस बॉडी का रेक्टल टेम्परेचर आप मेजर करेंगे, रैगर मोर्टिस है कि नहीं, रैगर मोर्टिस मतलब स्पाज्म इन द मसल्स अकड़ जाती हैं डेड बॉडी के बाद, वो है कि नहीं वो एग्जामिन करेंगे। उस पर्सन की एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को एग्जामिनेशन करेंगे। ये सारी एग्जामिनेशन करने के बाद उस बॉडी को आप क्या करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करेंगे और नेक्स्ट डे जाके आप क्या करेंगे, उस पर्सन का पोस्टमार्टम करेंगे। सो बेसिकली नाइट में पोस्टमार्टम नहीं होगा। नाइट में अगर कोई बॉडी आती है तो आप उसे 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या करिए, प्रिजर्व करिए। प्रिजर्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें, उस डेट, टाइम, उस पर्सन की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जेंडर वगैरह, बॉडी टेम्परेचर, रेक्टल और रेगर मोर्टिस वगैरह, ये सारी चीजें एग्जामिन करके उसको प्रिजर्व कर देंगे। नेक्स्ट डे जब आप उस पर्सन का ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे तो उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। आइडेंटिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन या तो कोई पुलिस ऑफिसर करेगा, मेडिको लीगल ऑटोप्सी है तो, या फिर 2 रिलेटिव्स होंगे उस डेड बॉडी के, वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन किसके सामने होगा, ऑटोप्सी सर्जन के सामने होगा। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मेडिको लीगल ऑटोप्सी है तो उस केस में ऑटोप्सी परफॉर्म करने के लिए जो रिलेटिव्स हैं जिस उस पर्सन की, उनका कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, वहां पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट के
ऑर्डर से आप ऑटोप्सी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर आपने अब एक बार मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो थी वो परफॉर्म कर दी, आपने कोई ऑटोप्सी परफॉर्म कर दी, तो अगर मेडिको लीगल ऑटोप्सी है तो ऑटोप्सी कंप्लीट होने के बाद जो डेड बॉडी है वो आप इन्वेस्टिगेशनिंग ऑफिसर को देंगे। लेकिन अगर आपकी पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल ऑटोप्सी है तो ऑटोप्सी खत्म होने के बाद आप क्या देंगे, रिलेटिव्स को पूरी बॉडी सौंप देंगे। ठीक है, जब आप ऑटोप्सी परफॉर्म कर रहे थे तो आपको जो भी एविडेंसेस मिले थे उस डेड बॉडी से, जो भी एविडेंसेस मिले थे, सपोज करिए कि जो उस पर्सन डेड बॉडी की जो क्लॉथ्स थे उससे किसी मर्डर का हेयर का सैंपल मिला है, या फिर मान लीजिए उसके स्किन सेल्स का सैंपल मिला है, तो इससे रिलेटेड या फिर जो भी सैंपल होते हैं, ब्लड्स का अंदर पड़ी हुई है, किसी भी तरह के जो एविडेंसेस होते हैं, आप क्या करेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे। एज अ ऑटोप्सी सर्जन आप क्या करेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे। साथ ही साथ आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि उन एविडेंसेस के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। आप खुद उस एविडेंसेस के लिए क्या रहेंगे, प्रूवेबल रहेंगे इन द कोर्ट और एनीवेयर एल्स। ठीक है, उस डेड बॉडी से जो भी आर्टिकल्स आप रिसीव करेंगे, उसके क्लॉथ्स, उसकी ज्वेलरी, उसके पेपर्स, या फिर उसकी बॉडी में अगर कोई ब्लड लगी हुई थी तो वो ब्लड, या उस बॉडी से जो भी आप एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, उस सारे एक्सट्रैक्शन का आप क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट बना के वो भी जो भी मटेरियल आपने उस पर्सन से एक्सट्रैक्ट किया है उसको प्रॉपर क्या करेंगे, सील के पैक करेंगे और उनको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। और जब ऑटोप्सी कंप्लीट हो जाएगी तो वो सारा मटेरियल विद रिपोर्ट आप क्या करेंगे, जो भी पुलिस ऑफिसर होगा उसको क्या कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। So this was about the rule for the autopsy. Now we will discuss about the various kind of instrument that basically used in the case of autopsy. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एंटेरोटोम के बारे में। तो एंटेरोटोम बेसिकली ये यूज होता है टू ओपन द जीआईटी। तो किसी भी डेड पर्सन की अगर जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अगर आपको ओपन करना है तो आप उसमें किसका हेल्प लेंगे, एंटेरोटोम का हेल्प लेंगे। नेक्स्ट इज ब्रेन नाइफ। ब्रेन नाइफ जैसा अपना नाम बता रहा है कि ब्रेन के डायसेक्शन में हेल्प करेगा। थर्ड इज टू-थ्रेड फोर्सेप। टू-थ्रेड फोर्सेप का जो यूज होगा वो मल्टीपल यूज में ये काम आती है। लाइक अगर आपका कोई डेलिकेट टिश्यू है, थिन डेलिकेट टिश्यू है, तो उसको होल्ड करने में ये हेल्प करता है। या फिर मान लीजिए आपने इंसीजन किया यानी बॉडी को काटा, काटने के बाद आपको स्किन को फोल्ड करना है या मैनिपुलेट करना है, तो या फिर कोई बॉडी के अंदर कोई भी डेलिकेट टिश्यू है उसको आपको उठाना है या मैनिपुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब होल्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, टू-थ्रेड फोर्सेप का यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर, उसकी डेड बॉडी के अंदर मान लीजिए ब्लड अंदर फंस गई है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर फंस गया, कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर फंसी हुई है, तो उस फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए, उस फॉरेन बॉडी को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, टू-थ्रेड फोर्सेप का यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी ऑर्गन से या किसी टिश्यू से सैंपल लेना होता है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, सैंपल को भी पिक कर लेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम इंसीजन के बाद उस बॉडी को क्लोज करते हैं, मान लीजिए ऑटोप्सी परफॉर्म हो गई, हमने कट जो लगाया था उसको कट को सिल रहे हैं, हम उसकी सिलाई कर रहे हैं, तो उसके केस में स्किन की लेयर्स को पास में लाने के लिए भी क्या करते हैं, हम इस टू-थ्रेड फोर्सेप का यूज करते हैं। तो मल्टीपल रूल्स में मल्टीपल यूजेस में सपोर्ट करता है टू-थ्रेड फोर्सेप। नेक्स्ट इज बोन कटर। बोन कटर जो होता है, जैसे नाम बता रहा है, स्मॉल बोन्स को कट करने में इसकी हेल्प लेते हैं। बोन सॉ जो होता है ये लार्ज बोन्स को कट करने में हेल्प करता है। रिब शीयर जो होती है ये हमारी रिब्स को कट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेस्डन नीडल। हेस्डन नीडल जो होती है ये बेसिकली सुचरिंग में काम आती है, या फिर जो आपने इंसीजन किया था, जब आपके सामने डेड बॉडी थी, इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए आपने बॉडी को कट किया था, इंसीजन लगाया था, अब इंसीजन लगा के आपने पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन कर लिया, अब आप क्या करेंगे, आपकी ऑटोप्सी खत्म हो जाएगी तो आप उस डेड बॉडी को वापस से लेंगे, क्योंकि ये आपको वापस भी देनी है डेड बॉडी, या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या फिर रिलेटिव्स को, तो आप उस बॉडी की सिलाई करेंगे, बॉडी को क्या करेंगे, सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए जिस नीडल का इस्तेमाल करते हैं वो है हेस्डन नीडल, और ये सुचरिंग में या फिर क्लोजर ऑफ इंसीजन में काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें वो है स्कैल्पल। स्कैल्पल किस लिए यूज होता है, आपके सामने डेड बॉडी है, उसको आपको क्या करना है, कट करना है, उसको काट के, बॉडी को काट के अंदर की चीजें देखनी है, आपको हार्ट देखना है, आपको लंग्स देखने हैं, आपको क्रेनियल कैविटी देखनी है, आपको एब्डोमिनल कैविटी देखनी है, थोरेसिक कैविटी देखनी है, तो आपको क्या करना है, पहले बॉडी को कट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कट लगाने पड़ेंगे। तो बॉडी को बहुत ही प्रिसाइजली कट करने के लिए, बॉडी को प्रिसाइजली कट करने के लिए, बॉडी में प्रिसाइजली इंसीजन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैल्पल का यूज करते हैं। बहुत ही पैना होता है ये, ठीक है, बहुत ही धारदार होता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं ओपन करने के लिए बॉडी को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटर जो हमारी स्किन होती है उसको कट करते हैं, फिर स्किन के नीचे जो फेसिया होता है, सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसका, उसमें कट लगता है, फिर मसल्स में कट किया जाता है, तब जाके हम इंटरनल ऑर्गन्स को देख पाते हैं। तो कट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैल्पल का यूज करते हैं। इवन इंसीजन के बाद भी इसका यूज होता है। इंसीजन के बाद क्या करते हैं, हम जो ऑर्गन्स को डायसेक्ट करते हैं, एक एक ऑर्गन को हम निकाल के बाहर चेकआउट करते हैं। तो जब हम ऑर्गन को बाहर निकालेंगे तो जो ऑर्गन होता है उसकी एसोसिएशन रहती है सराउंडिंग टिश्यू के साथ और अदर ऑर्गन्स के साथ, तो उस एसोसिएशन को ब्रेक डाउन करने के लिए और उस ऑर्गन को क्लियरली बहुत ही केयरफुली बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
स्कैल्पल का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से कुछ सैंपल चाहिए होता है, ठीक है, ताकि हम पैथोलॉजिकल एनालिसिस कर सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस स्कैल्पल की हेल्प से उस ऑर्गन में क्या करेंगे, कट लगाएंगे, और कट लगा के हम क्या कर लेंगे, उसमें से सैंपल अपना निकाल लेंगे ताकि हम पैथोलॉजिकल एनालिसिस कर सकें। तो दिस वाज द यूज ऑफ स्कैल्पल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डायसेक्टिंग सीजर। तो जो डायसेक्टिंग सीजर होती है, इसका यूज जो होता है वो टिश्यू डायसेक्शन में होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई ऐसा है जो टफ टिश्यू है, जो टफ है, ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए फाइब्रस टिश्यू है, आपकी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट है, ये कैसे हैं, टफ फाइब्रस टिश्यू हैं। तो इनको कट करने के लिए, और इनको कट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायसेक्टिंग सीजर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायसेक्टिंग सीजर का जो यूज किया जाता है वो ऑर्गन रिमूवल में किया जाता है। ऑर्गन की, जैसे मैंने आपको बताया था कि अदर ऑर्गन्स के साथ, या जो आपकी जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसके साथ क्या रहता है, एसोसिएशन रहता है। तो उस एसोसिएशन को ब्रेक डाउन करने के लिए और उस ऑर्गन को केयरफुली रिमूव करने के लिए, ताकि अदर ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, डायसेक्टिंग सीजर का यूज करते हैं, ताकि जिस ऑर्गन को हम एग्जामिनेशन करने वाले हैं उसको केयरफुली निकाल पाए, ठीक है। डायसेक्टिंग सीजर का यूज सैंपल कलेक्शन में भी किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्ट्राइकर सॉ। जो स्ट्राइकर सॉ जो होता है, ये बेसिकली क्रेनियोटॉमी में यूज किया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको ब्रेन का एग्जामिनेशन करना है, तो आपको स्कल खोलना पड़ेगा। तो स्कल जो होता है वो बहुत टफ होता है, तो उसकी कटिंग की जाती है। कटिंग इसकी हेल्प से की जाती है, स्ट्राइकर सॉ की हेल्प से की जाती है, ताकि हम ब्रेन को एनालाइज कर सकें। एक बार आपने स्कल कट कर दिया तो हम क्या करेंगे, उस स्कल को कैप को रिमूव करेंगे। तो स्कल कैप को रिमूव करने के लिए हम दिस हैमर विद हुक का यूज करते हैं। तो दिस हैमर विद हुक इज यूज्ड टू रिमूव द स्कल कैप ड्यूरिंग द क्रेनियल एग्जामिनेशन। हमने स्ट्राइकर सॉ समझ लिया, हैमर विद हुक समझ लिया। नाउ वी विल गो फॉर द काउंसिलमैन रिब्स सीयर्स। तो काउंसिलमैन रिब्स सीयर्स जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें रिब केज को रिमूव करने में। मान लीजिए आपको लंग्स या फिर हार्ट एग्जामिनेशन करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिब केज है उसको हटाना पड़ेगा। तो रिब केज को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिब्स को कट करना पड़ेगा, या फिर रिब्स जिस कार्टिलेज की हेल्प से अटैच है विद द स्टर्नम, आपको उन कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो उन बोन्स को और कार्टिलेज को प्रिसाइजली कट करने के लिए, ताकि हम इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन कर सकें, हम किसका यूज करते हैं, काउंसिलमैन रिब्स सीयर्स का यूज करते हैं। एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज चिजल। चिजल का जो यूज होता है वो क्या हम यूज करते हैं, इट हेल्प्स इन द डायसेक्शन ऑफ हार्ट टिश्यू। अगर हमें किसी बहुत ज्यादा हार्ट टिश्यू का डायसेक्शन करना है तो उसमें सिजल का यूज करेंगे। सिजल जो होती है वो डीप स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए यूज की जाती है। लाइक आपको बोन मैरो को एग्जामिन करना है, तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू कट एंड सेपरेट डीपर स्ट्रक्चर फॉर द डीपर एनाटॉमिकल एग्जामिनेशंस, ओके, लाइक बोन मैरो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स, प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ऑटोप्सी। ये लेक्चर आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।